हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी के एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर FW टेलर्स ने भी अपने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बताया था कि जिनको फॉलो करते हुए आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड क्वालिटी में प्रोडक्शन कर सकते हो और अच्छे से उसके आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें उन्होंने बताई थी और उन सबको साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट किया था हमारे सामने, ताकि हम उन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो अप करेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने कुछ टेक्निक्स और बताई थी जिनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कुछ टेक्निक है जिनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, हर एक को प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, डिफरेंट पीस रेट सिस्टम, फैटिग्यू सिस्टम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। भाई ये कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप की, वो उसको इस डायग्राम के थ्रू समझना हमें, उसके बाद हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, इसमें कहा गया है कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट मींस प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज को अलग अलग रखना है। एक ही बंदे को प्लानिंग और प्रोडक्शन का दोनों का काम नहीं देना है। तो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए और प्लानिंग के लिए दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, राउट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, इस टेक्निक के अंदर कहा गया है कि जो इंस्ट्रक्शन देने वाला बंदा होता है वो अलग होना चाहिए, जो हमें ये बता सके कि हमें इस काम को इस तरीके से करना है, जो हमें इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है। उसके बाद आता है राउट क्लर्क। राउट क्लर्क होता है जो वो यही डिसाइड करके चलता है अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको सीक्वेंस के साथ करना है, सीक्वेंस में करना है। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहां पर यही डिफाइन किया गया है कि किसी भी काम को, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमें कि उसकी वैल्यू ही कम हो जाए, ना ही हमें उसको जल्दी करने के चक्कर में इतना पैसा उसके बर्बाद करना चाहिए। ओके। देन नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनियर। तो डिसिप्लिनियन यही कहता है कि हमें काम को डिसिप्लिन के साथ करना है। मींस जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम मैनर के साथ करना है। ये नहीं कि हम काम को क्वालिटी कैसी भी निकले वहां से हमें प्रोडक्शन को जल्दी जल्दी करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ओके। उसके बाद वर्कमैन के अंदर फिर आता है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर फर्स्ट वन आता है हमारा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस यही देखता है कि काम कितने तरीके से किस स्पीड के साथ हो रहा है, क्या जितनी पर यूनिट हमने फिक्स की थी या हम करते आ रहे हैं उसी उतनी ही पर यूनिट हम प्रोडक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है गैंग बॉस। भाई गैंग बॉस वो पर्सन होता है जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करके चलता है कि हमें रॉ मटेरियल की कितने की जरूरत है, किस टाइप के रॉ मटेरियल की जरूरत है, कितने टाइम में हमें जरूरत है, कितने की जरूरत है, इतनी क्वांटिटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये मेनली रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान रखता है कि हमें प्रोडक्शन के लिए किन किन रिसोर्सेज की नीड है। उसके बाद है रिपेयर बॉस। भाई रिपेयर बॉस ये यही देखते हैं कि कोई भी मशीनरी वगैरह है जो हम, या कोई भी हमारे टूल्स वगैरह हैं वो सही कंडीशन में वर्किंग है या नहीं है। देन आता है इंस्पेक्टर। ये काम का इंस्पेक्शन करता है, काम को देखता है कि जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो गुड्स बनाई हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जल्दी जल्दी खराब क्वालिटी की गुड्स को बनाते हैं। तो अगर ये दोनों हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग पर्सन देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन भी आएगा काम के अंदर और मैनेजमेंट अच्छे तरीके से पॉसिबल होगा। ओके। इसके बारे में पढ़ते
Foreman, functional foremanship is a technique in which planning and execution are separate. जहां पर हमने बता दिया कि प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन को अलग अलग किया जाता है. Supervision is divided into several specialization function and each function is to be entrusted to a foreman. कि जो सुपरविजन होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसके स्पेशलाइजेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग, और उसके जो हर एक जो फंक्शन अलग अलग होता है उसे ट्रस्टेड पर्सन को काम देके. सो देयर आर 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन. हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 8 फोरमैन थे, है ना, 4 उस साइड थे, 4 उस साइड थे. ओके, सो वो एक दूसरे से रिलेट प्रोसेस करते थे, मीन्स उनसे रिलेटेड काम उनको प्रोवाइड कर दिया गया था. 4 इच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर परफॉर्मेंस. 4 तो प्लानिंग के ऊपर लगा दिए थे. प्लानिंग के अंदर थे हमारे जो इंस्ट्रक्शन थे, इंस्ट्रक्शन के राउट के टाइम एंड कॉस्ट डिसिप्लिन के बारे में था. और जो हमारा प्रोडक्शन के अंदर था स्पीड बॉस था, इंस्पेक्टर बॉस था, और रिपेयर बॉस था, और गैंग बॉस. तो ये सारे के सारे हमने अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू प्लानिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो इन अपने से रिलेटेड काम के ऊपर वॉचिंग करते थे, देखते थे. देन सेकेंड हमारी टेक्निक थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीकेशन ऑफ वर्क. सो इसके अंदर 2 हम प्रोसेस को लेके चलते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर बस यही देखा जाता है कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उनको डेवलप करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड आप फिक्स कर दो, ताकि हमारे पास मैक्सिमम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट मिल सके. एंड सिंप्लीफिकेशन में कहा था कि जितने भी अननेसेसरी वेराइटीज है, साइज है, ग्रेड्स हैं किसी भी प्रोडक्शन या सर्विसेज को, उनको एलिमिनेट कर दो. ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो भाई. उससे क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, लेबरर भी कम हो गया, मशीन्स और टूल का यूज भी बचेगा यहाँ पर. ओके, जितने भी इक्विपमेंट है उनका फुली यूटिलाइजेशन होगा ताकि वो हमारे प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सके. ओके, सो पढ़ो इसके बारे में. स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू डेवलपिंग standards for every business activity to maximize output, whereas simplification refer to the elimination unnecessary varieties, size and grades of product or services. ताकि जो unnecessary cost आती है, unnecessary कोई भी मतलब टाइम वगैरह वेस्ट होता है वो बच सके. It result in saving of cost of labor, machine and tools. It lead to fuller utilization of equipment and increase the turnover. Okay, so ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क टेक्निक. सो इसके अंदर हमें क्या करना है, अपने काम को स्टैंडर्ड सेट करने हैं उसके, और उसको सिंप्लीफाई करना है. नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी. भाई मेथड स्टडी को हमें देखना है कि काम को करने के लिए हम कौन सा बेस्ट वे यूज करें ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ रिसोर्सेज का यूज कर सके और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ताकि बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड की जाए जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड out one best way of doing the job to maximize efficiency in the use of resources and to produce cost of production and to maximizing quality and satisfaction of consumers. यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसकी क्वालिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट होगा और कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा. सो नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी. भाई देखो मोशन स्टडी के अंदर यही देखना है कि जो प्रोडक्शन के अंदर मूवमेंट की जाती है उनकी स्टडी करना. मींस यहां पर जो साइंस को ऐसी टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो और जॉब एफिशिएंसी बढ़े, और जितने भी वेस्टफुल मोमेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना ताकि अननेसेसरी से, इंसिडेंटल से, अनप्रोडक्टिविटी से बचा जा सके. तो मोशन स्टडी के अंदर हमें यही देखना, जैसे सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्ड के अंदर देखना था, उसी तरीके से यहां पर हमें मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है. ओके, सो रेफर टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट. इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी, incidental and unproductivity motions of the worker so that it take less time to complete the job efficiently. जो कि काम को अच्छे से करने में कम टाइम लगाए.
क्योंकि हमने क्या किया, जो जितने भी मूवमेंट थे, अननेसेसरी मूवमेंट थे, उनको तो हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया यहां से। ओके, सो बस ये टेक्निक अपनाते हुए हम बस फोकस कर पाते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, जो हमें प्रोडक्ट तैयार करना है उसके ऊपर। सो नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर हम टाइम फिक्स कर देते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लगा देते हैं, जिसे कि हमें अपने काम को, अपने प्रोडक्शन को इतने टाइम में बेस्ट वे में करना है। ओके, यहां पर हम लेबर कॉस्ट से बच सकते हैं, बेस्ट उनके लिए इंसेंटिव स्कीम्स को लेके आ सकते हैं, ताकि उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो सके, वो भी खुश हो सके। ओके, सो इट डिटरमाइन the standard time taken to perform well defined job. The objective of the time study is to determine the number of worker to be employed, कि कितने नंबर ऑफ वर्कर को हमें अपने काम के ऊपर लगाना है। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, की हमें कितनी लेबर को लगा के इस काम को पूरा करना, उसके ऊपर हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। तो टाइम स्टडी टेक्निक यही हमें डिफाइन करती है, इससे भी मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। फैटिग स्टडी, भाई फैटिग स्टडी के अंदर यही बताया गया है कि वर्कर को रेस्ट करने के लिए आपको उनको रेस्ट इंटरवल देना होगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको डिसाइड करना होगा कि कितने टाइम के बाद उनको रेस्ट की नीड है, तो उसी हिसाब से आपको उनको रेस्ट देना है, ताकि उनका जो स्टेमिना उन्होंने लॉस किया है काम करके वो मिल सके, रिगेन कर सके वो, और एक्सीडेंट से बच सके, रिजेक्शन से बच सके, और इंडस्ट्री में अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है उससे वो बच सके। क्योंकि अगर भाई लगातार काम करेंगे तो इंसान है वो मशीन थोड़ी ना, मशीन भी तो गर्म हो जाती है, इसी तरीके से इंसान को भी तो रेस्ट की नीड होती है। ओके, सो फैटिग स्टडी सीक टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। द रेस्ट इंटरवल विल अनेबल वर्कर टू रिगेन देयर लो स्टेमिना एंड देयर बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट, रिजेक्शंस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। इन सबसे बचा जा सकता है अगर उनको रेस्ट टाइम टू टाइम दिया जाए तो। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। भाई यहां पर वेजेस सिस्टम के अंदर यही कहा गया है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है और जो वेजेस होते हैं उनके बीच में लिंकअप करना। ठीक है, कि हमें वर्कर से कितना काम करवाना। भाई मोस्ट देखो, यहां पर एक बात याद रखना, वर्कर अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग काम करता है। ये बात कहने की होती है कि उसको सैलरी के उसके काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, वो होती है कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने अपने जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनके काम के अकॉर्डिंग ही उनकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, और इतनी तो उनकी सैलरी होनी चाहिए जो उनका काम हो वो उसको अच्छे तरीके से, उससे मोटिवेट हो उसके सैलरी से, और अच्छे तरीके से काम को कर सके। ओके, टाइम टू टाइम अगर उन्होंने एफिशिएंसी के साथ काम किया तो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, इनएफिशिएंट है तो उनको इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीमेंट ला सके। सो द डिफरेंट द एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंट वर्कर एंड लिंक वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। जो एफिशिएंसी होती है वर्कर्स की और इनएफिशिएंसी होती है, उनका सीधा सीधा असर उनकी वेजेस और प्रोडक्टिविटी दोनों के ऊपर आता है। The standard output per day is established and two piece rate are used. First one is higher for the those who achieve up to. जो जितना काम था उससे भी ऊपर करते तो उनके लिए हाई कर दो। Standard output is efficient worker and lower for inefficient. भाई सफिशिएंट जो मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट मींस वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह, वो जो एफिशिएंटली काम करते हैं, लोअर जो इनएफिशिएंटली काम करते हैं, जो स्लो वर्कर होते हैं। दस एफिशिएंट वर्कर विल बी रिवॉर्डेड। जो अच्छे तरीके से काम करते हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो इनएफिशिएंट है विल बी मोटिवेट। भाई ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट दोगे, पनिशमेंट स्कूल तक ही चलती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं। तो उनको मोटिवेट करो कि आपको इस तरीके से काम करना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट हो सके। ओके, सो ये कुछ टेक्निक थी जिनके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर मैनेजमेंट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं, और एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकते हैं। जो FW टेलर ने दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो इनको अगर फॉलो करेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉपर तरीके से वो प्रोडक्शन कर पाएगी, प्रोडक्शन भी अच्छी क्वालिटी का कर पाएगी। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।